स्केलर क्वांटिटी टू स्टार्ट ऑफ, सबसे पहले विल डिस्कस व्हाट अ स्केलर क्वांटिटी इज। तो अ स्केलर क्वांटिटी इज एनी क्वांटिटी दैट हैज अ मैग्नीट्यूड टू इट बट इट डज नॉट हैव अ डायरेक्शन। ये बेसिक डेफिनेशन है जो तुम लोगों ने इस्तेमाल करनी है। एनी क्वांटिटी दैट हैज, ठीक है, एनी क्वांटिटी दैट हैज मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड है लेकिन बट नो, नो डायरेक्शन, द डायरेक्शन डज नॉट मैटर इन अ स्केलर क्वांटिटी। इसकी एग्जांपल या इसको समझाने के लिए ऐसे समझो कि फॉर एग्जांपल मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि जो है ना, ये क्लास की ड्यूरेशन इज, टाइम फॉर द क्लास इज फॉर एग्जांपल 40 मिनट्स। तो मैंने टाइम ऑफ क्लास जो है उसको बताने के लिए, समझाने के लिए मैंने बता दिया 40 मिनट्स। तो जो 40 मिनट्स है, बेसिकली मैंने टाइम को यहाँ पे एक वैल्यू दे दी। आई गेव अ मैग्नीट्यूड टू द टाइम, टाइम इज 40 मिनट्स। अगर मुझे उसको सेकंड में बताना होता तो मैं 40 को 60 से मल्टीप्लाई कर देता, तो तुम लोगों को सेकंड्स में भी टाइम पता चल जाता कि 40 × 60 2400 सेकंड्स हैं, या जितने भी बनते हैं 40 जो भी बनता है वो जो टाइम है, बेसिकली मैंने उसको क्या किया, सेकंड्स में करके या उसकी वैल्यू तुम लोग को बता दी, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड बता दी। तो मैग्नीट्यूड हम कहते हैं किसी चीज की वैल्यू को या उसका जो है ना साइज को, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, या उसके नंबर को, अगर आप नंबर दे दें, वैल्यू दे दें, उसका साइज बता दें, तो दैट इज व्हाट मैग्नीट्यूड इज। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं कह रहा हूँ कि एक डब्बा है कि जिसका मैस जो है वो 15 kg है, तो मैंने इसके मैस को एक वैल्यू दे दी, वो क्या वैल्यू थी, 15 kg। बात सुने, तो दिस 15 इज बेसिकली द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस बॉक्स। डज इट मेक सेंस? ठीक है। मैग्नीट्यूड इज बेसिकली द साइज ऑफ समथिंग, ठीक है, या द वैल्यू ऑफ समथिंग। किसी चीज को अगर आप नंबर दे दें, उसके साइज के बारे में आप बताएं, तो दैट इज व्हाट मैग्नीट्यूड ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज। ठीक हो गया। अब कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं कि जहां पे आप मैग्नीट्यूड बताते हैं और आपकी बात खत्म हो जाती है। यू डू नॉट नीड फर्दर डिस्क्रिप्शन फॉर दैट ऑब्जेक्ट। अगर एक डब्बा है जो 15 किलो का है, मजीद कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसका मैंने मैथ्स बता दिया, मेरी डिस्क्रिप्शन कंप्लीट है। या एक क्लास है, उसकी टाइम ड्यूरेशन जो है वो 40 मिनट है, तो मैंने तुम लोग को क्लास का टाइम ड्यूरेशन, मतलब टाइम का एक मैग्नीट्यूड बता दिया कि भाई इस टाइम ड्यूरेशन की क्लास होगी, मजीद डिस्क्रिप्शन देने की जरूरत नहीं है। ठीक है। ऑन दी अदर हैंड आई हैव अनदर थिंग जिसको मैं कहता हूँ वेक्टर, एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अ स्केलर क्वांटिटी। अब मैं एक एग्जांपल से तुम लोगों को समझाऊंगा तो तुम लोगों को समझ आ जाएगी। ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी, अब वेक्टर क्वांटिटी की पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं कि इट इज एनी क्वांटिटी दैट हैज मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड भी है उसमें, प्लस उसमें एक और चीज भी आ जाती है। आप द नेक्स्ट थिंग इट हैज इज डायरेक्शन इज वेल। इट हैज मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन बोथ टू कंप्लीटली डिफाइन दैट क्वांटिटी। ठीक है। अब इसकी एग्जांपल क्या है? इसकी एग्जांपल ये है कि अगर फॉर एग्जांपल यू हैव अ बॉक्स, आपके पास एक डब्बा है, ठीक है, और मैं इस डब्बे पे फॉर एग्जांपल एक 10 न्यूटन की फोर्स लगा रहा हूँ। आई एम अप्लाइंग फोर्स ऑफ 10 न्यूटन ऑन दिस ऑब्जेक्ट। मुझे तुम लोग ये बताओ कि ये ऑब्जेक्ट किस तरफ जाएगा, क्या ये राइट पे जाएगा, क्या ये ऊपर जाएगा, या नीचे जाएगा, लेफ्ट पे जाएगा, व्हाट, इन व्हाट डायरेक्शन व्हाट वुड दिस ऑब्जेक्ट मूव। इफ आई हैव अ बॉक्स जिसमें मैं 10 न्यूटन की एक फोर्स लगाता हूँ, ये फोर्स लगाने से ये ऑब्जेक्ट क्या ये राइट पे जाएगा, या ये ऊपर जाएगा, या लेफ्ट पे जाएगा, या नीचे जाएगा, कहाँ जाएगा, व्हाट वुड बी द डायरेक्शन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। क्योंकि फोर्स को लगाने से कहीं ना कहीं तो जाएगा ना, आप इस पे पुल या पुश कर रहे हैं, तो ये किस डायरेक्शन में जाएगा, लोगों को पता चलेगा या नहीं पता चलेगा? इतनी ही इन्फॉर्मेशन मैं दी और देयर इज नो अदर इन्फॉर्मेशन। इज इट इनफ? No. नो। ठीक है, यू नीड, मैंने मैग्नीट्यूड तुम लोगों को बता दिया इस क्वांटिटी का, जिसकी अभी फिलहाल जिसकी बात हो रही है, क्वांटिटी कौन सी है, फोर्स है। तो फोर्स का मैंने मैग्नीट्यूड तुम लोगों को दे दिया, ये रहा मैग्नीट्यूड। लेकिन मेरी बात अभी तक कंप्लीट नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि मैंने अभी तक डायरेक्शन तुम लोगों को मेंशन ही नहीं की। जब मैं तुम लोगों को डायरेक्शन बताऊंगा तब फिर जाके तुम लोगों को पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट किस तरफ जाएगा। ठीक है, ये डायरेक्शन में बताऊंगा कि यार ये राइट पे मैं लगा रहा हूँ, अब मुझे पता है कि ये डब्बे ने राइट की तरफ मूव करना है। दिस इज द डिस्टेंस दिस बॉक्स वुड ट्रेवल, दिस इज द डायरेक्शन इट वुड गो। बात समझ आ रही है? तो फोर्स की जब मैंने एग्जांपल दी, तो नाउ यू नीड अ डायरेक्शन विद इट एज वेल। सो यू नीड व्हाट, दिस इज द मैग्नीट्यूड, यू नीड द मैग्नीट्यूड प्लस यू नीड, ये जो एरो दिया हुआ है, ये दिस एरो हेड इज बेसिकली दी डायरेक्शन। तो एक ऐसी क्वांटिटी बन गई फोर्स, फोर्स एक ऐसी क्वांटिटी है कि जिसको डिस्क्राइब करने के लिए यू नीड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, सब तब जाके कंप्लीटली डिस्क्राइब हो जाती है। वेयर जब मैंने मैथ की एग्जांपल दी थी या टाइम की एग्जांपल दी थी, तो मैंने जब बोला कि एक मैथ है ऑब्जेक्ट का, इफ एन ऑब्जेक्ट हैज अ मास ऑफ 10 kgs, तो मेरी बात वहां पे कंप्लीट थी। यू डिड नॉट नीड एनी फर्दर एक्सप्लेनेशन फॉर इट। इसका मैथ जो है वो 10 kg है बस। और कोई बात ना मैं करना चाह रहा हूँ ना तुम लोग सुनना चाह रहे हो। ऑल द टॉक इज कंप्लीट। जब मैंने स्केलर क्वांटिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड मेंशन किया, मेरी बात क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। ठीक है। सिमिलरली अगर मैंने टाइम बताया किसी चीज का कि मुझे यहाँ से यहाँ तक जाने के अंदर जो है ना वो 25 सेकंड्स लगे, तो इट्स कंप्लीट। मुझे टाइम पता चल गया 25 सेकंड टू ट्रेवल फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, दैट्स इनफ। ठीक है, पॉइंट ए से पॉइंट बी जाने में मुझे 25 सेकंड लगे, काम खत्म है। आई डू नॉट नीड फर्दर एक्सप्लेनेशन कि जो है वो
राइट पे जाने के लिए या लेफ्ट पे जाने के लिए या सीधा जाने के लिए, ये डिस्क्रिप्शन नहीं है। सिमिलरली ये जो 10 किलो मैस है, ये किस डायरेक्शन में, क्या है 10 kg राइट पे है या ऊपर है या लेफ्ट पे है या नीचे है, इसकी जरूरत नहीं। मैस की कोई डायरेक्शन नहीं होती। मैस इटसेल्फ किसी ऑब्जेक्ट के बारे में बताता है कि वो कितना हैवी है। तो वो ये 10 kg की जो बात है आपकी कंप्लीट हो रही है, यहाँ पे मजीद कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। टाइम आपको क्या बताती है? व्हाट डज टाइम टेल यू? टेल्स यू हाउ लॉन्ग अ ड्यूरेशन इज टेकन फॉर समथिंग टू हैपन, ये कितनी देर लगती है किसी चीज को होने में। तो वो 25 सेकंड की जो इन्फॉर्मेशन है, दिस इज इनफ। मैग्नीट्यूड बता दिया, काम पूरा है। लेकिन फोर्स के जब बारी आई, तो फोर्स के केस में जब मैंने तुम लोगों को मैग्नीट्यूड बताया तो वो काम पूरा नहीं हुआ, बात पूरी नहीं हुई। यू गाइस वर स्टिल आस्किंग फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड दैट मोर इन्फॉर्मेशन वाज बेसिकली दी डायरेक्शन। ये फोर्स आपने लगाई तो है, किस तरफ लगाई है, तब जाके हमें पता चलेगा ऑब्जेक्ट कहाँ मूव कर रहा है। बात समझ आ रही? तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ स्केलर क्वांटिटी एंड अ वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटीज दे नीड ओनली मैग्नीट्यूड टू कंप्लीट देयर डिस्क्रिप्शन। तो समझाने के लिए आप सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बताएंगे, इट्स इनफ। वेक्टर क्वांटिटी के अंदर यू मस्ट टेल द मैग्नीट्यूड। आप उसका साइज तो बताएंगे ही, लेकिन साथ आप उसकी डायरेक्शन भी बताएंगे। ठीक है? समझ आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही। ओके, देन we move on to the examples. We move on to the examples scalar of scalar quantities, or similarly, we'll be moving on to the examples of vector quantities. We'll be discussing the examples of vector quantities as well. तो स्केलर क्वांटिटीज की क्या एग्जांपल्स हैं? स्केलर क्वांटिटीज की बेसिक एग्जांपल्स हैं हमारे पास। फॉर एग्जांपल मैस है, हमारे पास टाइम है, ठीक है, हमारे पास जो है वो डिस्टेंस है। फॉर एग्जांपल वी हैव स्पीड, फॉर एग्जांपल वी हैव, और भी सारी हैं हमारे पास जो है वो स्केलर क्वांटिटी की। और जो है वर्क है, एनर्जी है, ठीक है। उसके बाद वी हैव पावर फॉर एग्जांपल। तो वी हैव अ लॉट ऑफ डिफरेंट examples for scalar quantities. Similarly, for vector quantities, we have a lot of different examples for vector as well. हमारे पास vector quantities के अंदर we have, for example, we have displacement, ठीक है, then we have velocity, then we have acceleration, ठीक है, then we have acceleration है, then we have force, ठीक है, we have momentum, ठीक है, momentum, then we have moments। अब ये चीजें क्या हैं, ये आगे डिस्कशन आएंगी, ठीक है। तो ये सारी जो है ना, ये आपकी वेक्टर क्वांटिटीज है, ठीक है। तो कुछ स्केलर क्वांटिटीज की मैंने एग्जांपल दे दी, कुछ वेक्टर क्वांटिटीज की एग्जांपल दे दी। और जो है ना, अब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इनमें से फ्यू। वैसे तो काइनेमेटिक्स में भी डिस्कशन आएगी डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में, इनका क्या आपस में रिलेशन है, व्हाई इज डिस्टेंस अ स्केलर क्वांटिटी एंड व्हाई इज ऑलमोस्ट अ सिमिलर थिंग अ वेक्टर क्वांटिटी। दो सिमिलर चीजें ऑलमोस्ट, एक वेक्टर है स्केलर है, क्यों? इस तरह स्पीड और वेलोसिटी ऑलमोस्ट दे आर सिमिलर थिंग्स, इनके यूनिट्स भी सेम है, लेकिन एक स्केलर है और एक वेक्टर है, ऐसा क्यों? ठीक है, तो इन डिस्कशंस को हमने करना है। एंड लास्टली विल बी डिस्कसिंग अबाउट द लास्ट concept of this topic, we'll be discussing about addition of scalars and vectors. Okay, addition. Last concept would be addition of scalars and vectors. ठीक है, तो इंशाल्लाह ये कॉन्सेप्ट हमारा जो है ना लास्ट, इतना ज्यादा नहीं है लेंथी, इट वुड टेक अराउंड 30 more minutes। तो 30 मिनट के अगले लेक्चर के अंदर जो है ना हम लोग ये रिमेनिंग पार्ट भी कवर अप कर लेंगे। इस अभी हमारा जो है ना मेन काम जो है वो स्केलर और वेक्टर की डेफिनेशन हमें समझ आ गई, एक एग्जांपल मैंने बता दी और इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स की लिस्ट भी दे दी, क्योंकि एग्जामिनर जो है वो लिस्ट ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज 2 या 3 पूछ सकता है, इसी तरह स्केलर क्वांटिटीज की भी लिस्ट मांग सकता है। तो इस पर डिस्कशन हमने करनी है नेक्स्ट क्लास में। और फिर जो है हमने एडिशन ऑफ स्केलर्स एंड वेक्टर क्वांटिटीज इसको स्टार्ट करना चाह नेक्स्ट क्लास में। विल बी एंडिंग आवर टॉपिक ऑफ स्केलर्स एंड वेक्टर्स। फिर जाके तुम लोगों को कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो पास पेपर्स में से तुम लोग से रेलिवेंट होंगे। गुड क्वेश्चन है। वो कहते हैं व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ स्केलर्स एंड वेक्टर्स। उसकी जो है ना वो क्वेश्चन की अप्रोच होती है कि जो है वो एग्जामिनर जो जो आपका बच्चा है वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के अंदर जो डिफरेंस है वो मेंशन करे, और इन टर्म्स ऑफ स्केलर एंड वेक्टर कि ये दोनों एक स्केलर क्वांटिटी है एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो असल में है क्या। तो एक एग्जांपल मैं दूंगा कि फॉर एग्जांपल यू हैव टाउन ए एंड टाउन बी फॉर एग्जांपल, और टाउन ए से टाउन बी जाने के लिए the route you have to take is in a random direction। जैसे मैप्स में होता है, अगर आप मैप्स को देखेंगे तो गूगल मैप्स के ऊपर भी जो ब्लू लाइन बनती है व्हेन यू स्टार्ट योर जर्नी फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, इट्स इन अ रैंडम डायरेक्शन। ठीक है, वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके तो जा रही होती है, लेकिन इट इज नेवर इन अ स्ट्रेट लाइन।
ये स्ट्रेट लाइन में नहीं होती, बल्कि एक रैंडम डायरेक्शन होती है, कभी ऊपर कभी नीचे कभी राइट कभी लेफ्ट, इस तरह से वो आपको लेके जाएगी। अब जो नीचे फॉर एग्जांपल लिखा होता है 360 किलोमीटर फ्रॉम टाउन ए टू टाउन बी, इट्स अ जर्नी ऑफ 360 किलोमीटर्स, दिस लेंथ, ये जो 360 किलोमीटर की लेंथ है बेसिकली, ये इस पूरे पाथ की है, कि जिसमें राइट लेफ्ट ऊपर नीचे एक्स्ट्रा रूट जितना भी उसने टोटल जर्नी कवर की, इस पूरे जर्नी की जो लेंथ है, दैट इज व्हाट दिस 360 किलोमीटर टेल्स यू, एंड दिस टोटल लेंथ ऑफ द जर्नी इज बेसिकली द डिस्टेंस। अच्छा जी, सही है, ओके, ये बात हमें समझ आ गई। तो नाउ वी आर क्लियर व्हाट डिस्टेंस इज। डिस्टेंस इज द टोटल लेंथ ऑफ द जर्नी, द ओरिजिनल रूट टेकन, उस ओरिजिनल रूट की जो टोटल लेंथ है, दैट इज योर डिस्टेंस, की यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, फिर यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ। तो ये टोटल यहाँ से यहाँ, ये सारी चीजों को मैं ऐड करता जाऊंगा, और जो टोटल लेंथ ऑफ द जर्नी बनेगी, दैट वुड बी माय डिस्टेंस। नाउ व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? तो डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन जो है, जब हम काइनेमेटिक्स में भी पढ़ेंगे, इट इज द शॉर्टेस्ट शॉर्टेस्ट पॉसिबल shortest possible distance between the 2 points, shortest possible distance between 2 points, और दो पॉइंट्स के दरमियान जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस होता है, जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट होता है, इट्स ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। कीप इन माइंड, ए से बी जाना है तो जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट होगा, इट वुड बी अ स्ट्रेट लाइन, नो अदर ऑप्शन, राइट? कि अगर आप यहाँ से यूं जा रहे हैं, ये शॉर्टेस्ट होगा, या यूं जाके यूं चले जाएंगे, ऐसा नहीं। शॉर्टेस्ट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन। तो डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं, तो डिस्प्लेसमेंट इन आर केस इज बेसिकली ए से बी का डिस्टेंस इन अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में अगर मैं ट्रेवल करूंगा, दिस इज माय डिस्प्लेसमेंट, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज योर डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट वुड बी ऑलवेज इन अ स्ट्रेट लाइन, एंड इन अ स्ट्रेट लाइन आपकी डायरेक्शन हमेशा फिक्स्ड होती है। तो ये जो रेड लाइन है, रेड लाइन इज इन अ स्ट्रेट लाइन, तो जो इस डिस्प्लेसमेंट वुड बी इसकी लेंथ। फॉर एग्जांपल इस रेड लाइन की जो लेंथ है, अगर ग्रीन वाले की मैंने तुम लोगों को एग्जांपल दी थी, कि जो डिस्टेंस था इस जर्नी का, जो डिस्टेंस था, दैट वाज 360 किलोमीटर्स, जो कि असल में इस ग्रीन लाइन की टोटल लेंथ है। अगर मैं ग्रीन लाइन की टोटल लेंथ निकालूं, दैट इज 360 किलोमीटर्स। डिस्प्लेसमेंट जो कि रेड लाइन, डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं, जो मेरी डायग्राम में इट इज शोइंग बाय अ रेड लाइन, इस रेड लाइन की जो लेंथ है, वो फॉर एग्जांपल होगी 150 किलोमीटर्स, राइट? ऑब्वियस ही बात है कि जहां आप मुख्तलिफ रूट्स ले रहे हैं, राइट लेफ्ट जा रहे हैं, तो वो ज्यादा डिस्टेंस होगा एज कम्पेयर टू अगर आप स्ट्रेट लाइन में जाएंगे। अगर आप स्ट्रेट लाइन में जाएंगे तो आप जल्दी पहुंचेंगे, कम डिस्टेंस कवर करेंगे। So this is, for example, 150 kilometers. We can see that the displacement है, it is different and distance is different. Although you start from a single point and you end up at that same point. मैं A से स्टार्ट कर रहा हूँ अपनी जर्नी को, B पे ही पहुंच रहा हूँ, और A से B तक पहुंचने में एक चीज है डिस्टेंस, जो मेरा असल पाथ था, जो असल में मैंने रोड पे ट्रेवल किया, जो मेरा ओरिजिनल पाथ टेकन था, उसकी टोटल लेंथ, वो डिस्टेंस है। और डिस्प्लेसमेंट क्या थी, कि जहां से मैंने जर्नी स्टार्ट की, माई स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट, इन दोनों के दरमियान का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था, उसको मैंने डिस्प्लेसमेंट का नाम दिया। फर्क क्या है दोनों में, कि डिस्टेंस जो है इसमें डायरेक्शन फिक्स्ड नहीं है, कभी आप आगे जा रहे हैं, कभी ऊपर जा रहे हैं, कभी राइट जा रहे हैं, फिर ऊपर जा रहे हैं, फिर राइट, फिर नीचे, फिर लेफ्ट, मतलब डिफरेंट डायरेक्शन में आप मुस्तकिल ट्रेवल कर रहे हैं। डायरेक्शन इज नॉट फिक्स, विच टेल्स मी कि चूंकि डायरेक्शन फिक्स नहीं है, तो डिस्टेंस ओनली केयर्स अबाउट द मैग्नीट्यूड। डिस्टेंस सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करता है, डायरेक्शन की बात नहीं करता। whereas in displacement it tells you the magnitude as well, कि जो shortest possible distance है ए और बी का, वो 150 किलोमीटर है। आपको ये लेंथ भी बता रहा है, लेकिन साथ ये भी बता रहा है कि उसकी डायरेक्शन हमेशा फिक्स्ड रहेगी। डिस्प्लेसमेंट में वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा, द डायरेक्शन वुड नेवर चेंज, विच टेल्स मी कि डिस्प्लेसमेंट में वो आपको मैग्नीट्यूड भी बताता है, 150 किलोमीटर का मैग्नीट्यूड है, और साथ वो आपको डायरेक्शन भी बता रहा है कि द डायरेक्शन इज, फॉर एग्जांपल दिस डायरेक्शन इज नॉर्थ ईस्ट। वो आपको डायरेक्शन बता रहा है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। अगर आप 150 किलोमीटर मुस्तकिल ट्रेवल करते जाएंगे, तो इन दैट केस you'll एंड अप एट टाउन बी, आप टाउन बी पे पहुंच जाएंगे। बात समझे? तो डिस्प्लेसमेंट में क्या हुआ कि उसने मैग्नीट्यूड भी बताया, साथ डायरेक्शन भी बताई, क्योंकि डायरेक्शन इसकी फिक्स थी थ्रू आउट द जर्नी, एक ही डायरेक्शन थी। तो फॉर दिस मैटर, ये जो डिस्प्लेसमेंट है, इट इज कंसिडर्ड अ वेक्टर क्वांटिटी, वेयर एज डिस्टेंस इज कंसिडर्ड अ स्केलर क्वांटिटी। सिमिलरली एग्जामिनर जो है, यही मशहूर सवाल स्पीड और वेलोसिटी के कंपैरिजन में भी पूछ लेता है कि यार स्पीड और वेलोसिटी में क्या फर्क है, ऑल्दो दोनों का फॉर्मूला सेम है, डी ओवर टी, यहाँ भी डी ओवर टी। एक है डिस्टेंस ओवर टाइम, एक है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, दोनों ये बताते हैं कि ऑब्जेक्ट कितना तेज ट्रेवल कर रहा है। फर्क क्या है, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी? द डिफरेंस इज, स्पीड टेल्स यू हाउ फास्ट यू आर ट्रेवलिंग, आप कितना तेज जा रहे हैं, यह स्पीड आपको बताएगा, रिगार्डलेस ऑफ योर डायरेक्शन, रिगार्डलेस ऑफ योर डायरेक्शन, आपकी डायरेक्शन जो मर्जी हो। जैसे कि आप इस ग्रीन पाथ पर कितना तेज जा रहे हैं, आपकी स्पीड यहाँ 80 किलोमीटर पर आती,
दैट्स इट। 80 किलोमीटर पर आवर इज माई स्पीड। आई डू नॉट केयर अबाउट द डायरेक्शन कि आप किधर जा रहे हैं, आप राइट पे जा रहे थे, लेफ्ट पे जा रहे थे, ऊपर जाते, नीचे जाते, जहां मर्जी आप जा रहे हैं। आपकी स्पीड, आपकी मैग्नीट्यूड, आप कितना तेज ट्रेवल कर रहे थे, यहां तक बात आती है स्पीड की। वेलोसिटी क्या कहती है? वेलोसिटी कहती है कि यार आप कितना तेज जा रहे थे, हाउ फास्ट आर यू ट्रेवलिंग इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। वेलोसिटी इज कि अगर आप एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, इस स्पेसिफिक डायरेक्शन में आप कितना तेज ट्रेवल कर रहे हैं, हाउ फास्ट आर यू ट्रेवलिंग इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। whereas speed tells you how fast you're traveling बस। इसका मतलब क्या हुआ? स्पीड आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड बताती है कि आप कितना तेज जा रहे हैं, और वेलोसिटी जो है वो आपको मैग्नीट्यूड भी बताती है कि हाउ फास्ट यू आर ट्रेवलिंग, प्लस इट टेल्स यू द डायरेक्शन कि किस डायरेक्शन में आप कितना तेज जा रहे हैं। बात समझ आ रही? तो ये हमने बताना है, ये फर्क एग्जाम में पूछेगा, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क है। वन हैज ओनली मैग्नीट्यूड, डिस्टेंस ओनली हैज मैग्नीट्यूड, इट टेल्स यू हाउ फार यू हैव ट्रेवल्ड, और डिस्प्लेसमेंट टेल्स यू हाउ फार यू हैव ट्रेवल्ड इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, तो वो डायरेक्शन के साथ दे देता है। Similarly, speed and velocity, speed tells me how fast I'm traveling, and velocity tells me how fast I'm traveling in a specific direction। बात समझ आ रही? तो ये डिफरेंसेस हमने जो है वो एग्जामिनर को बताने हैं। ठीक है, एग्जामिनर क्वेश्चंस पूछेगा। अच्छा, नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, द लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस टॉपिक, व्हिच इज द एडिशन ऑफ स्केलर्स एंड वेक्टर्स। के मतलब फॉर एग्जांपल आपके पास दो स्केलर क्वांटिटीज इकट्ठी हो जाती है, तो कैसे ऐड करना है, या आपके पास चार वेक्टर क्वांटिटीज इकट्ठी हो जाती है, तो कैसे ऐड करना है। बेयर इन माइंड, डिफरेंट स्केलर क्वांटिटीज को या डिफरेंट वेक्टर क्वांटिटीज को यू कैन नेवर ऐड। फॉर एग्जांपल आप 10 केजी के ऑब्जेक्ट को जो है वो 50 सेकंड से ऐड नहीं कर सकते। ये दो डिफरेंट स्केलर क्वांटिटीज है, एक मैस है, मैस को आप टाइम से ऐड नहीं कर सकते, इट्स नॉट पॉसिबल। आपने मैस को ऐड करना है तो आप मैस को मैस से ही ऐड करेंगे। ठीक है, ये पॉसिबल है कि आपने 10 केजी और 5 केजी है, तो टोटल मैस बताना है तो दोनों को ऐड कर दो, 15 केजी आ जाएगा। ठीक है। सिमिलरली आपके पास जो है वो 100 मीटर टॉल बिल्डिंग है और एक 70 मीटर टॉल बिल्डिंग है, दोनों का हाइट डिफरेंस बताना है, तो दैट वुड बी फाउंड आउट बाय सब्ट्रैक्टिंग द टू वैल्यूज। 100 को 70 से माइनस करेंगे, 30 आ जाएगा। तो यहाँ मैंने लेंथ को लेंथ से माइनस किया, विच इज पॉसिबल। ठीक है, लेकिन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, जैसे मैथ्स में भी आप डिफरेंट वेरिएबल्स को ऐड नहीं कर सकते। 3x + 2y पॉसिबल नहीं है, हाँ 3x + 2x पॉसिबल है। सेम वेरिएबल्स आर पॉसिबल, ये 5x में जाए, लेकिन ये तो पॉसिबल ही नहीं। सिमिलरली यहाँ पर भी दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज को आप ऐड नहीं कर सकते, चाहे वो स्केलर हो या वेक्टर हो। वेक्टर में आप जो है ना वो 5 मीटर्स पर सेकेंड को जो है वो 10 न्यूटन ऑफ फोर्स से, मतलब वेलोसिटी को जो है वो आप फोर्स से ऐड नहीं कर सकते। हाँ, फोर्स, तीन फोर्स इकट्ठी हो जाएंगे, एक 10 न्यूटन की फोर्स है, फिर एक 20 न्यूटन की फोर्स है, फिर एक 5 न्यूटन की फोर्स है। इनका क्या सम बनेगा, तो वो आप कर सकते हैं। फोर्स आप इनको ऐड करके 35 न्यूटन का आंसर निकाल सकते हैं, इफ ऑल ऑफ देम आर इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे ड्यूरिंग आवर डिस्कशन हमने एडिशन ऑफ स्केलर्स की बात तो कवर अप कर ही ली। एडिशन ऑफ स्केलर्स में कुछ भी नहीं है, इट्स नथिंग एट ऑल, स्ट्रेट ऑफ प्लस या माइनस है। तो इस पे हम ज्यादा कोई जो है ना वो एक्सक्लूसिव डिस्कशन नहीं करेंगे, अलॉन्ग द वे बात होगी। स्केलर्स की एडिशन करनी है, आपके पास एक ऑब्जेक्ट 10 केजी का है और आपने आपके पास एक ऑब्जेक्ट 5 केजी का है, तो जो उसका एडिशन होगी तो वो 15 केजी बन जाएगा। हमने सीधा सीधा क्या किया, ऐड कर दिया। तो सिनेरियो के हिसाब से अगर आपको सम चाहिए तो आप क्या करते हैं, हमेशा ऐड करते हैं, बेसिक मैथ्स के रूल्स हैं। और अगर आपको डिफरेंस चाहिए तो आप हमेशा क्या करते हैं, आप माइनस करते हैं। यही रूल्स अप्लाई होंगे एडिशन ऑफ स्केलर क्वांटिटीज पे। तो स्केलर क्वांटिटीज को हमें सीधा सीधा आइडिया से करते हैं। अब बात आती है वेक्टर एडिशन पे, कि जितनी वेक्टर क्वांटिटीज जो हमने यहाँ पर लिखी, इनमें से अगर ये वेक्टर क्वांटिटीज बजाय एक के तीन चार इकट्ठी हो जाएंगे, तीन फोर्सेज एक साथ आ जाए, इनका रिजल्टेंट वेक्टर क्या बनेगा, तीन डिस्प्लेसमेंट इकट्ठी आ जाए। ये मैंने बात दोबारा कह रहा हूँ कि अगर फोर्सेज हैं तो सब फोर्सेज होंगी, डिस्प्लेसमेंट तो सब डिस्प्लेसमेंट्स को आप ऐड कर सकते हैं। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को या फोर्स और वेलोसिटी, दो डिफरेंट क्वांटिटीज को आप ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, तो वेक्टर एडिशन का जो कॉन्सेप्ट है, इसमें यू हैव थ्री डिफरेंट केसेस। ठीक है, यू हैव थ्री डिफरेंट केसेस। वन इज इफ द वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, पैरेलल वेक्टर्स का केस होगा। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास जो है वो we'll have a case of perpendicular vectors। ठीक है, we'll have a case of perpendicular vectors। then we'll have a case of vectors at any angle। ठीक है, तो तीन केसेस हैं, at any angle। ये तीन केसेस में आपके वेक्टर्स आएंगे, और इन तीन केसेस में आपने इनको डिफरेंट तरीके से ऐड, इनका रिजल्टेंट निकालना है। सबसे पहली बात कि रिजल्टेंट वेक्टर होता क्या है। सबसे पहली बात तो हमने ये डिस्कस करना है कि रिजल्टेंट जो चीज हम निकाल रहे हैं वो है क्या। ठीक है, तो रिजल्टेंट वेक्टर हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल इफ इन अ सिनेरियो, इफ इन अ सिस्टम, व्हाट हैपेंस इज कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, इफ ऑन एन ऑब्जेक्ट, एक वक्त में जो है वो कुछ डिफरेंट वेक्टर्स ऐड एक्ट कर रहे थे, एक ही वक्त में साइमल्टेनियसली
डिफरेंट वेक्टर्स ऐड कर रहे हो, फॉर एग्जांपल एक ही वक्त में ए और बी ऐड कर रहे हो, तो इनका जो रिजल्ट है, इनका जो रिजल्टेंट इफेक्ट है, उसको मैं रिजल्टेंट वेक्टर कहूँ। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या है? रिजल्टेंट वेक्टर इज बेसिकली द ओवरऑल इफेक्ट ऑफ अ फोर्स सिस्टम। ठीक है, ओवरऑल इफेक्ट ऑफ अ वेक्टर सिस्टम। वो सिस्टम तो एक टाइप बन जाएगी उसकी, वेक्टर सिस्टम। तो अगर आपके पास एक फोर्स है ए और एक इस पे फॉर एग्जांपल वेक्टर लग रहा है विच इज बी फॉर एग्जांपल, तो जो इसका रिजल्टेंट है वो कहाँ बनेगा, किस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जाएगा? तो रिजल्टेंट वेक्टर की पहले हम डेफिनेशन, इट इज द ओवरऑल इफेक्ट ऑफ अ वेक्टर सिस्टम। अच्छा, रिजल्टेंट वेक्टर जो है ना, इट डज नॉट एग्जिस्ट इटसेल्फ, इट डज नॉट एग्जिस्ट इटसेल्फ। ये खुद एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन एज एन ओवरऑल रिजल्ट ये होता है। ठीक है, एग्जिस्ट इटसेल्फ। अब इन दोनों पॉइंट्स में जो है ना वो एक्सप्लेन करता हूँ कि ओवरऑल इफेक्ट ऑफ अ वेक्टर सिस्टम। वेक्टर सिस्टम क्या है कि एक सिनेरियो के जहाँ पे कई सारे वेक्टर्स एक्ट कर रहे हैं, ये वेक्टर सिस्टम। यहाँ पे ए एंड बी इज अ वेक्टर सिस्टम कि यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट पर, इस ऑब्जेक्ट एक्स के ऊपर दो वेक्टर्स एक्ट कर रहे हैं, ए और बी। दिस इज वेक्टर सिस्टम। सिमिलरली एक और ऑब्जेक्ट पे अगर चार वेक्टर्स एक्ट कर रहे हैं, ए बी सी डी, ये इज दिस इज अ वेक्टर सिस्टम। ठीक है, अब इस वेक्टर सिस्टम का मैं एक ओवरऑल इफेक्ट निकाल सकता हूँ। ऐसा नहीं होगा कि अगर इस ऑब्जेक्ट पे चार फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, फॉर एग्जांपल फोर्सेस आर वेक्टर क्वांटिटीज, तो फोर्स की मैं एग्जांपल ले सकता हूँ। चार फोर्सेस एक्ट करी तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ये ऑब्जेक्ट जो है ना वो पहले ए की डायरेक्शन में जाए, फिर वापस आए, फिर बी में जाए, फिर वापस आए, फिर सी की डायरेक्शन में जाए, फिर डी में। चारों तरफ नहीं जाएगा ये ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट किसी एक डायरेक्शन में जाएगा, और ये किस डायरेक्शन में जाएगा? ये उस डायरेक्शन में जाएगा जहां आपकी रिजल्टेंट वेक्टर बनेगी। फॉर एग्जांपल अगर ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में जा रहा है, आफ्टर ऑल द फोर एफर्ट्स दे एक्ट ऑन इट, ये चार फोर्सेस के एक्ट करती हैं, इन चारों के एक्ट करने से बजाय चारों तरफ जाने की ये किसी एक डायरेक्शन में जाता है, टेल्स मी कि जो रिजल्टेंट फोर्स है, जो रिजल्टेंट वेक्टर है, वो बेसिकली इस डायरेक्शन में है। तो रिजल्टेंट वेक्टर मुझे क्या दिखा रहा है? इट इज टेलिंग मी दी ओवरऑल इफेक्ट। वो जो चार वेक्टर सिस्टम में चार फोर्सेस थी, वो जो फोर्स सिस्टम में चार फोर्सेस थी इस ऑब्जेक्ट पे एक्ट करने वाली, एक दो तीन चार, इन चारों का जो रिजल्टेंट इफेक्ट है मुझे वो नजर आएगा, और उस रिजल्टेंट इफेक्ट की तरफ ऑब्जेक्ट मूव करने की कोशिश करेगा। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर है बेसिकली टेल्स मी द ओवरऑल इफेक्ट। अब दूसरी बात, इस वेक्टर सिस्टम में रियल लाइफ सिनेरियो में सिर्फ ये चार फोर्सेस, एक दो तीन और ये चार, ए बी सी, लेकिन ये ऑब्जेक्ट एट द एंड इस डायरेक्शन में निकला। इन चारों के लगने से ये ऑब्जेक्ट अगर फॉर एग्जांपल इस डायरेक्शन में निकला, तो दिस वाज माय रिजल्टेंट फोर्स। अब नोटिस करो, दिस रिजल्टेंट फोर्स, ये जो फोर्स इस डायरेक्शन में थी, ये खुद से एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट कर रही थी वो ये चार फोर्सेस थी। ठीक है, ये ए बी सी एंड डी, ये फोर्सेस एग्जिस्ट कर रही थी। रिजल्टेंट फोर्स ये वाली एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, लेकिन ये एज एन इफेक्ट आ गई हो। सिमिलरली यहाँ पर अगर ये बॉल इस पे एक फोर्स यहाँ लग रही है, एक फोर्स नीचे की तरफ लग रही है, तो वी नो बाय कॉमन सेंस के बीच दरमियान में से जाएगा। ठीक है, ये यहाँ से निकलेगा। ये जो वेक्टर है रिजल्टेंट फोर्स का, या जो भी रिजल्टेंट वेक्टर है, ये वेक्टर बी जो है, जो बीच में से गुजर रहा है, दिस वेक्टर इटसेल्फ रियल लाइफ सिनेरियो में एग्जिस्ट नहीं कर रहा। रियल लाइफ सिनेरियो में इस बॉल पे सिर्फ दो फोर्सेस लगी, एक ए लगी और एक बी लगी। एक फुटबॉल थी जिसपे एक बच्चे ने इस डायरेक्शन में किक मारी, और एक बच्चे ने जो है वो फॉर एग्जाम्पल इस डायरेक्शन में किक मारी। तो ये रियल लाइफ सिनेरियो में सिर्फ ये दो फोर्सेस थी, लेकिन इसका जो इफेक्ट था वो इस डायरेक्शन में निकला। ऑल्दो इन दिस डायरेक्शन देयर वाज नो फोर्स एक्टिंग, दिस डायरेक्शन देयर वाज नो फोर्स, यहाँ तो फोर्स थी नहीं कोई, लेकिन स्टिल जो ओवरऑल इफेक्ट बना, जो ओवरऑल रिजल्टेंट वेक्टर जनरेट हुआ, वो इस डायरेक्शन। तो हमें बेसिकली वेक्टर एडिशन में वी हैव टू गेट टू दिस रिजल्टेंट वेक्टर, दिस इज आवर टास्क। ये रिजल्टेंट वेक्टर निकालना हमारा टास्क है कि इस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, ये निकालना, और साथ ही साथ चूंकि वेक्टर है तो हमें डायरेक्शन भी निकालनी पड़ेगी। दोनों चीजें मिलेंगी तो हमारा आंसर कंप्लीट है। अगर मैं सिर्फ बता दिया ये रिजल्टेंट वेक्टर 5 न्यूटन का है, फॉर एग्जांपल फोर्स है तो 5 न्यूटन की है, फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट है तो 10 मीटर की है, तो ये सिर्फ बताना काफी नहीं है, मुझे साथ डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। दिस इज 10 मीटर्स एंड इट इज 10 मीटर्स एट 30 डिग्रीज फ्रॉम नॉर्थ, या इस तरह की कोई ना कोई रेफरेंस टू डायरेक्शन बताना पड़ेगा। बात समझ आ रही? दिस इज हाउ यू बेसिकली फाइंड आउट द रिजल्टेंट वेक्टर। मतलब अभी फिलहाल तो हमने ये डिस्कस किया कि रिजल्टेंट वेक्टर होता क्या है। रिजल्टेंट वेक्टर इज बेसिकली द ओवरऑल रिजल्ट ऑफ अ वेक्टर सिस्टम। वेक्टर सिस्टम इज डिफरेंट वेक्टर्स एक्टिंग एट अ पॉइंट एट द सेम टाइम। इस पॉइंट पे ये वेक्टर सिस्टम ए और बी का है। ठीक है, इसी तरह किसी और जगह पे 10 फोर्सेस, 1000 फोर्सेस भी लग रही हो, तो वो सारा वेक्टर सिस्टम, उस पूरे वेक्टर सिस्टम का एक इफेक्ट निकलेगा। ऐसा नहीं कि 1000 फोर्सेस है तो 1000 डायरेक्शन में बॉल जाएगी बार बार, पूरे पूरे सिस्टम का एक ही इफेक्ट निकलेगा।
बात समझ आ रही है? एक एक रिजल्टेंट इफेक्ट निकलेगा इस पूरे सिस्टम, उसको मैं रिजल्टेंट वेक्टर कहता है। ओवरऑल इफेक्ट, एक ओवरऑल रिजल्ट पूरे सिस्टम का जो है उसको रिजल्टेंट वेक्टर कहेंगे। उसकी खास बात ये है कि वो खुद एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन बाकियों की होने की वजह से ये एज अ रिजल्ट निकल आता है। ठीक है। अब सबसे पहली केस का हम डिस्कशन करते हैं कि फॉर एग्जांपल इफ वी हैव एन ऑब्जेक्ट। और पैरेलल वेक्टर से क्या मतलब है? पैरेलल वेक्टर से मतलब है कि अगर अगर यहाँ पे जो वेक्टर्स एक्ट कर रहे हैं, अब मैं वेक्टर्स की जगह फोर्स का वर्ड इस्तेमाल करूंगा ताकि तुम लोग के लिए थोड़ा सा समझना आसान हो, फोर्स को समझने में इजी होता है बच्चों के लिए। तो फोर्स भी चूंकि एक वेक्टर है, तो फोर्स का वर्ड भी यहाँ लेना गलत नहीं है। इसी तरह से यहाँ पे वेलोसिटी का या डिस्प्लेसमेंट का जितनी वेक्टर क्वांटिटीज है, वो सब यही रूल्स फॉलो करेंगी। जो तीन रूल्स, तीन डिफरेंट केसेस के लिए मैं अभी बताने जा रहा हूँ, ऑल ऑफ देम वुड फॉलो द सेम रूल्स। ठीक है। तो द फर्स्ट वन इज कि इफ ऑल द फोर्सेस आर हॉरिजॉन्टल, इफ वन इज 10 न्यूटन फॉर एग्जांपल, और इसी तरह से लेफ्ट हैंड साइड पे जो है वो इट इज अ 5 न्यूटन फोर्स, एंड देन वी हैव अनदर वन व्हिच इज अ 2 न्यूटन फोर्स फॉर एग्जांपल। इन दिस केस यू कैन नोटिस ये पैरेलल वेक्टर्स हैं। क्यों? क्योंकि सारे जो हैं, ऑल ऑफ देम, ये सब हॉरिजॉन्टल एक्सिस में एक्ट कर रहे हैं। ऑल ऑफ देम आर हॉरिजॉन्टल, ये सब हॉरिजॉन्टल हैं। so if all the forces would be horizontal, in that case what you do is कि अगर वो सेम डायरेक्शन में होंगे, if they are in the same direction, in that case, what you do is you add, and if they are in the opposite direction, in that case, what you do is you subtract. ठीक है। तो प्रिटी बेसिक। तो यहाँ पे अगर इस रूल को मैं फॉलो करूँ तो ये 5 और ये 2 सेम डायरेक्शन में, तो आई कैन ऐड देम बोथ एंड आई कैन गेट अ रिजल्ट ऑफ इनको, इनकी कंबाइंड फोर्स में 7 न्यूटन लिख सकता हूँ। बजाय 5 और 2 लिखने के मैं यहाँ 7 न्यूटन लिख सकता हूँ, क्योंकि 7 न्यूटन इज द टोटल इफेक्ट ऑफ 5 एंड 2। 5 एंड 2 की अगर मैं बात करूं तो इन दोनों का जो रिजल्ट है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट इफेक्ट है वो 7 न्यूटन। ठीक है। 7 न्यूटन आ गया। इसी तरह से अब चूंकि 7 न्यूटन लेफ्ट हैंड साइड पे है और 10 न्यूटन राइट हैंड साइड पे है, सो फॉर दैट रीजन चूंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में, आई सब्ट्रैक्ट द वैल्यूज एंड आई गेट 3। 3 न्यूटन वुड बी माय आंसर। अब वो किस तरफ होगा? राइट हैंड साइड पे होगा। 3 न्यूटन वुड बी ऑन द राइट हैंड साइड, दिस वुड बी माय रिजल्टेंट फोर्स। माय रिजल्टेंट फोर्स वुड बी 3 न्यूटन ऑन द राइट हैंड साइड। वाई ऑन द राइट हैंड साइड? क्योंकि राइट हैंड साइड पे फोर्स की वैल्यू ज्यादा है। राइट पे 10 थी, लेफ्ट पे 7 थी, तो रिजल्ट राइट पे निकलेगा। ठीक है। जैसे टग ऑफ वॉर होता है, जिस तरफ आप ज्यादा फोर्स से खींचते हैं उस तरफ जो है वो रस्सी जाती है, इस तरह से यहाँ पे भी यही सीन होगा। तो पैरेलल वेक्टर का केस जो है ना वो बड़ा ही बेसिक्स है। इसकी फॉर एग्जांपल ये लगा, अगर फॉर एग्जांपल जो है वो वर्टिकली भी किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्सेस लग रही हो, एक ऑब्जेक्ट है उस पे वर्टिकली भी अगर फोर्सेस लग रही हो, एक फोर्स जो है वो नीचे की तरफ है व्हिच इज 15 न्यूटन, अनदर वन इज फॉर एग्जांपल 10 न्यूटन। ठीक है। सिमिलरली अपवर्ड्स जो है वो फॉर एग्जांपल एक फोर्स है जो है 30 न्यूटन। इन दिस केस यू कैन नोटिस ये सब पैरेलल है। वजह क्या है कि जितनी भी फोर्सेस है, तीन फोर्सेस इन्वॉल्व है, वो सब की सब वर्टिकल एक्सिस में, ऑल ऑफ देम आर एक्टिंग वर्टिकल। यहाँ पे सारी हॉरिजॉन्टल थी, ऑल ऑफ देम वर हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे सारी वर्टिकल है। ठीक है। तो अभी तक हम केस नंबर 1 में ही चल रहे हैं कि जहाँ सब फोर्सेस एक दूसरे के पैरेलल हों। अगर सब हॉरिजॉन्टल तो सब हॉरिजॉन्टल, सब वर्टिकल तो सब वर्टिकल। एक अगर किसी एंगल पे तो बाकी भी सारी उसी एंगल पे हो। दिस इज व्हाट दिस केस इज, ये पैरेलल वेक्टर का केस। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? 50 और 10 चूंकि सेम डायरेक्शन में, तो हम इनको ऐड कर देंगे तो ओवरऑल इफेक्ट इसका 60 बन जाएगा। 60 डाउनवर्ड्स, जब 60 डाउनवर्ड्स है और 30 अपवर्ड्स है, चूंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा रिजल्टेंट बन जाएगा 30 डाउनवर्ड्स। तो मेरा कंप्लीट आंसर क्या होगा? आंसर वुड बी 30 न्यूटन डाउनवर्ड्स। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया? वेक्टर है तो मैंने यहाँ पे मैग्नीट्यूड बताया और साथ ही मैंने उसकी डायरेक्शन भी बताया। आई टोल्ड द मैग्नीट्यूड एंड आई देन टोल्ड द डायरेक्शन एज वेल। तो यहाँ पे आगे मेरा आंसर कंप्लीट हो। बात समझा गई? तो ये आपका जो है वो केस नंबर 1 है। अच्छा जी, अब केस नंबर 2 जो है हमारे पास, दिस केस नंबर 2 इज बेसिकली द केस फॉर परपेंडिकुलर वेक्टर्स के, जहाँ पे आपके पास जो वेक्टर सिस्टम है उसमें जो आपके वेक्टर्स हैं वो एक दूसरे से पैरेलल नहीं, बल्कि अब इस दफा क्या है, अब नाउ दिस टाइम दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है। सो दिस टाइम द वेक्टर्स वुड बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जो परपेंडिकुलर वेक्टर का केस है, विच मीन्स के एक, फॉर एग्जांपल, इफ वन वेक्टर इज हॉरिजॉन्टल द अदर वन वुड बी वर्टिकल। अगर एक वेक्टर जो है वो हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हॉरिजॉन्टल वेक्टर ऑफ फोर्स की टर्म्स में मैं बता रहा हूँ, तो फोर्स की टर्म्स में इफ दिस इज अ 3 न्यूटन हॉरिजॉन्टल वेक्टर एंड यू हैव अ 4 न्यूटन वर्टिकल वेक्टर फॉर एग्जांपल। अब ये सिस्टम जो है ना, ये केस नंबर 2 है। केस नंबर 1 में ऑल द वेक्टर्स वर इन सेम लाइन, एक ही लाइन में थे। अगर हॉरिजॉन्टल थे तो सब हॉरिजॉन्टल थे, अगर वर्टिकल थे तो सारे वर्टिकल थे।
यहाँ पे क्या मसला है, यहाँ पे सिचुएशन इस तरह से है कि अगर एक हॉरिजॉन्टल है तो दूसरा वेक्टर उसका वर्टिकल है, बीच में 90 डिग्री है दोनों के, विच टेल्स यू कि आपस में एक दूसरे के ये परपेंडिकुलर है। इन सच ए केस हाउ वुड यू फाइंड आउट द रिजल्टेंट वेक्टर, द रिजल्टेंट फोर्स। और रिजल्टेंट फोर्स या जो रिजल्टेंट वेक्टर है बेसिकली मुझे उसकी उसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए और मुझे उसका डायरेक्शन भी चाहिए, मुझे दोनों चीजें चाहिए। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आई वुड अप्लाई व्हाट, आई वुड अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम if the examiner does not ask me to draw a diagram for it। डायग्राम से या स्केल ड्राइंग से सॉल्व करने को अगर नहीं कहता, विद कैलकुलेशन सॉल्व करने को कहता, तो पाइथागोरस थ्योरम से जो है वो मैं मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स निकाल सकता हूँ, और डायरेक्शन जो है वो मैं निकाल सकता हूं बाय अ रूल कॉल्ड दी हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल से जो है वो मैं इसकी डायरेक्शन निकाल सकता हूं। वो किस तरह से निकालूंगा, हाउ वुड आई गो अबाउट इट, तो मैं यहाँ पे एक रफ रफ साइड पे आता हूँ। यहाँ पे लेट्स डिस्कस व्हाट दी हेड टू टेल रूल इज। तो हेड टू टेल रूल समझना जो है वो बड़ा जरूरी है। हेड टू टेल रूल का ऑब्जेक्टिव क्या है? हेड टू टेल रूल बेसिकली द ऑब्जेक्टिव फॉर हेड टू टेल रूल इज टू फाइंड आउट द डायरेक्शन, द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन निकालना, इसका एक ऑब्जेक्टिव है। अगर हम रैंडम ड्राइंग करेंगे तो सिर्फ डायरेक्शन मिलेगी हमें। एंड इफ वी यूज दिस हेड टू टेल रूल विद स्केल, अगर हम स्केल के साथ प्रॉपरली लेंथ्स का ख्याल रखते हुए इसको ड्रॉ करें, वी टेक केयर ऑफ द लेंथ, वी कीप इन कंसिडरेशन हाउ लॉन्ग वी विल बी ड्राइंग द फोर्सेस, उस केस में अगर मैं विद स्केल हेड टू टेल रूल अप्लाई करूंगा तो इन दैट केस आई विल गेट द मैग्नीट्यूड एज वेल। तो मुझे मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स भी मिल जाएगा, दोनों चीजें मुझे मिल जाएंगी। ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो हेड टू टेल रूल जो है वो किस तरह से अप्लाई करना है, और हम उस पर डिस्कशन लेके आते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल हमारे सिनेरियो में एक ऑब्जेक्ट है कि जिसके ऊपर एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रही है, और वो फोर्स 3 न्यूटन की है, और उसी ऑब्जेक्ट पे एक वर्टिकल फोर्स लग रही है, एंड दैट फोर्स इज ऑफ फॉर एग्जांपल 4 न्यूटन। तो इन दैट केस हेड टू टेल रूल अप्लाई करने का तरीका क्या है कि आप सबसे पहले जो भी आपका फोर्स सिस्टम है, मेरा फोर्स सिस्टम ये है, इस सिस्टम में आई हैव टू फोर्सेस, 3 न्यूटन एंड अ फोर्स ऑफ 4 न्यूटन। तो हेड टू टेल रूल के मुताबिक मेरे पास ऑप्शन है, मैं 3 न्यूटन वाली फोर्स उठा लूं या 4 न्यूटन वाली फोर्स उठा लूं, दोनों में से कोई भी फोर्स मैं उठा सकता हूं। पहले आई हैव एन ऑप्शन। तो फॉर एग्जांपल आई गो फॉर द 3 न्यूटन फोर्स। मैं क्या करूंगा, मैं इसको उठा के ये फोर्स को उठाऊंगा और यहाँ से एज इट इज नीचे यहाँ पे ड्रॉ कर दूंगा, एज इट इज जैसे ऊपर बनी हुई है बिल्कुल उसी डायरेक्शन में मैं उठा के इसको यहाँ पे नीचे ड्रॉ कर दूंगा। तो बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने जो है वो 3 न्यूटन वाली फोर्स, अभी यहाँ पे कीप इन माइंड मैंने जो है वो लेंथ का ख्याल नहीं रखा, बस रैंडमली उठाया। तो मैंने बेसिकली जो ये यहाँ पे फोर्स थी, देखो मैंने मुझसे लंबी बन गई है, जो फोर्स है उसकी लेंथ ज्यादा बन गई है, और दो मुझे जो गिवन डायग्राम में था उसमें फोर्स की लेंथ कम थी। लेकिन फिलहाल आई एम नॉट ड्रॉइंग दिस हेड टू टेल रूल विद स्केल, यहाँ मैं फिलहाल लेंथ का ख्याल नहीं रख रहा, रैंडम ड्रॉइंग कर रहा हूँ, सिर्फ मुझे डायरेक्शन निकालनी है बेसिकली। तो मैंने 3 न्यूटन की फोर्स को यहाँ पे जो पहले यहाँ सिस्टम में थी यहाँ से उठाया, और उठा के एज इट इज यहाँ पे नीचे मैंने ड्रॉ कर दिया। ठीक है। ये आपकी आ गई 3 न्यूटन वाली फोर्स। अच्छा जी, अब क्या करना है, अब मुझे इसके हेड से, देखो आपकी जो ओरिजिनल फोर्स सिस्टम है, जो ओरिजिनल ड्राइंग जो एग्जामिनर क्वेश्चन देगा आपको, ये क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन में अगर एक एरो है तो ये इसका हेड है, और ये जो है एरो की टेल है। हमें सवाल में नोटिस करो दोनों टेल्स इकट्ठी की हुई हैं, उन्होंने एरो की टेल्स को इकट्ठा किया हुआ है। हमने ऐसा नहीं करना। हेड टू टेल रूल का मतलब है अगर एक दफा हमारे पास हेड आ गया तो हेड से पहले आप टेल जोड़ेंगे, फिर अगला हेड आएगा, अगले हेड से एक और फोर्स की टेल जोड़ेंगे, फिर इस हेड से एक और फोर्स की टेल जोड़। तो हर दफा अल्टरनेट चलेगा, पहले हेड आएगा फिर टेल आएगी, फिर हेड आएगा फिर टेल आएगी, फिर हेड। इस तरह से आप हेड टू टेल रूल को अप्लाई करते हैं। तो अब अगर मैंने 3 न्यूटन वाली फोर्स उठा ली एज इट इज, तो अब मैं इसके हेड से एग्जैक्टली 4 न्यूटन वाली फोर्स को ड्रॉ करूंगा, जो कि वर्टिकली अपवर्ड्स है। तो बेसिकली ये 4 न्यूटन वाली फोर्स मैंने कैसे ड्रॉ की है, ये 4 न्यूटन वाली फोर्स मैंने ड्रॉ की है इस तरह से कि मैंने इसको उठाया है। ठीक है। दिस 4 न्यूटन फोर्स आई जस्ट पिक्ड इट अप। ठीक हो गया। मैंने यहाँ से, ये जो यहाँ पे थी बेसिकली मैंने यहाँ से उठाया, और इसको एज इट इज, अब बजाय इसके यहाँ टेल टू टेल जोड़ने के, मैंने टेल के साथ टेल नहीं जोड़ी, मैंने इसको हेड से जोड़ा है बेसिकली। तो दिस इज माई हेड टू टेल रूल। मैंने 4 न्यूटन वाली फोर्स की टेल को 3 न्यूटन वाली फोर्स के हेड से जोड़ा, यहाँ पे हेड आया, और यहाँ पे 4 न्यूटन वाली का टेल आया, तो हेड टू टेल रूल बन गया। बात समझाई? अब देर आर नो मोर फोर्सेज इन आर सिस्टम, ये दो ही फोर्सेस थी कि जिसके ऊपर मैंने हेड टू टेल रूल अप्लाई कर दिया। अब मेरी डायग्राम स्टार्ट यहां से हुई थी, दिस इज माय स्टार्टिंग पॉइंट एंड दिस इज माय एंड पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट की तरफ जो है वो आपकी रिजल्टेंट फोर्स बनती है हमेशा। तो ये रेड लाइन में मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, दिस रेड लाइन इज बेसिकली माय
रिजल्टेंट फोर्स, दिस रेड लाइन इज बेसिकली माई रिजल्टेंट फोर्स। अब हमें पता है कि दोनों फोर्सेस चूंकि एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पे हैं, दीज आर परपेंडिकुलर वेक्टर्स, केस नंबर 2 है, केस नंबर 2 वाज परपेंडिकुलर वेक्टर्स, इट टेल्स मी कि इन दोनों के दरमियान वाला एंगल जो है वो 90 डिग्री है, ठीक है। तो अगर अब मुझे तुम लोग बताओ, मैथ्स का सवाल है, फिजिक्स का सवाल नहीं है, कि अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है और आपको उसकी बेस और एडजेसेंट साइड का पता है, आपको उसकी बेस पता है 3 न्यूटन है और आपको उसका परपेंडिकुलर पता है 4 न्यूटन है, तो आप उसका हाइपोटेनस, ये वाली साइड की लेंथ कैसे निकालते हैं? क्योंकि ये लेंथ ही बेसिकली, द लेंथ ऑफ दिस साइड इज बेसिकली टेलिंग यू द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है। डायरेक्शन तो आ गई ना, ये रेड वाली लाइन की डायरेक्शन तो हमें पता चल गई कि नॉर्थ ईस्ट पे टॉप राइट पे जो है वो पॉइंट कर रहा है, तो नाउ वी नो द डायरेक्शन, हमें डायरेक्शन पता है रिजल्टेंट फोर्स की। ये रेड वाली लाइन बेसिकली हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है, और ये हमें कैसे मिला? ये हमें मिला स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट को जोड़ने से हमें ये मिला। सवाल यहाँ पे बच्चे करते हैं कि सर यहाँ भी तो इसका रिजल्टेंट फोर्स का और ये 4 न्यूटन वाली फोर्स दोनों का हेड जोड़ रहा है, तो ये तो हमारा हेड टू टेल रूल गलत हो गया, या फिर यहाँ पे दोनों की टेल जोड़ रही है, तो ये हमारा हेड टू टेल रूल गलत हो गया। तो हमारा हेड टू टेल रूल अप्लाइज ओनली ऑन द रियल फोर्सेस, फोर्स सिस्टम पे अप्लाई होता है, जो फोर्सेस असल में एग्जिस्ट करती हैं उन पे अप्लाई होता है। तो यहाँ पे जो रियल लाइफ में फोर्सेस एग्जिस्ट कर रही है वो 3 न्यूटन और 4 न्यूटन कर रही है, ठीक है, सिर्फ ये दो फोर्सेस एग्जिस्ट कर रही हैं। तो हेड टू टेल रूल हमने इस पे करेक्टली अप्लाई कर दिया हुआ है, अब हमारी कहानी खत्म हो चुकी है। रिजल्टेंट फोर्स तो सिर्फ आपको डायरेक्शन बताती है कि आपकी डायग्राम स्टार्ट कहाँ से हुई और एंड कहाँ पे हुई, दैट वुड बी योर डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। उसमें ये नहीं मैटर करता कि हेड हेड से जुड़ा है, टेल टेल से जुड़ा है, बात समझ आ गई? तो दिस इज योर रिजल्टेंट फोर्स, इज डायरेक्शन, डायरेक्शन हमें मिल गई। अब इसका मैग्नीट्यूड कितना है वो हमें ये वाली लेंथ बताएगी, क्योंकि ये वाली लेंथ अगर 4 न्यूटन रिप्रेजेंट कर रही है और ये वाली लेंथ अगर 3 न्यूटन रिप्रेजेंट कर रही है, तो फिर हम पूछेंगे कि यार ये वाली लेंथ कितने न्यूटन रिप्रेजेंट कर रही है, वो हमारा मैग्नीट्यूड निकलेगा। तो अब बेसिकली ये वाली जो साइड है, दिस इज कॉल्ड द हाइपोटेनस इन टर्म्स ऑफ मैथ्स, राइट एंगल ट्राइंगल का ये हाइपोटेनस साइड होती है। और इस लेवल पे O3 लेवल में आपने पाइथागोरस थ्योरम को अच्छी तरह पढ़ा होता है, तो यू गाइस आर इजीली अवेयर ऑफ दिस रूल। तो आप हाइपोटेनस की लेंथ, ये जो रिजल्टेंट फोर्स है, इसकी लेंथ अगर मुझे चाहिए तो मेरा फॉर्मूला बन जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल्स टू रिजल्टेंट फोर्स का स्क्वायर। 3 स्क्वायर वुड बी 9, 4 स्क्वायर वुड बी 16 इज इक्वल्स टू रिजल्टेंट फोर्स का स्क्वायर, और यहाँ से मेरे पास रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगा 25 स्क्वायर है, तो यहाँ से F आ जाएगा मेरे पास √25 विच वुड बी 5 न्यूटन। तो 5 न्यूटन इज बेसिकली द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। 5 न्यूटन हमारा क्या आ गया? मैग्नीट्यूड आ गया। और हमने मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी बतानी है, तो डायरेक्शन हमारी जो है वो हम क्या कर सकते हैं, हम ये एरो ड्रॉ कर सकते हैं, हम लोग नॉर्थ ईस्ट कह सकते हैं इसको। और अगर एग्जामिनर एंगल मांगता है फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, फॉर एग्जांपल ये वाला एंगल मांगता है, तो ट्रिग्नोमेट्री लगा के वी कैन अप्लाई ट्रिग्नोमेट्री टू फाइंड आउट द एंगल, अप्लाई ट्रिग्नोमेट्री टू फाइंड आउट द एंगल। अब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री की मैं क्लास नहीं लूंगा, इट्स प्रिटी बेसिक, साइन कॉस टेन के हमें रेशियोज पता है, साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। हमारे पास सारी साइड है, हमारे पास जो है वो ये बेस भी है, हमारे पास परपेंडिकुलर भी है, हाइपोटेनस भी है, तो हम तीनों रेशियोज लगा सकते हैं। साइन लगाते हैं तो साइन थीटा वुड बी इक्वल्स टू परपेंडिकुलर हमारे पास ये है 4 और हाइपोटेनस हमारे पास 5 है, 4/5 लगाओगे थीटा आ जाएगा। कॉस लगाना चाह रहे हो तो ये बेस और हाइपोटेनस ले लो, टेन लगाना चाह रहे हो तो परपेंडिकुलर और बेस ले लो। तो यू कैन यूज आइदर ऑफ द रेशियोज टू गेट दिस एंगल इफ द एग्जामिनर आस्क्स फॉर द एंगल, अप्लाई ट्रिग्नोमेट्री। बात समझ आ रही? तो ये मेरा केस नंबर 2 कंप्लीट हो गया। केस नंबर 2 में फॉर मैग्नीट्यूड व्हाट डिड आई डू? मैग्नीट्यूड निकालने के लिए मैंने पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई किया। ये मैग्नीट्यूड की कहानी थी सारी, ठीक है। और डायरेक्शन लगाने के लिए, डायरेक्शन निकालने के लिए मैंने हेड टू टेल रूल अप्लाई किया, दिस इज हेड टू टेल रूल, ये हेड टू टेल रूल बेसिकली यहाँ पे अप्लाई हुआ है, ठीक है। तो केस नंबर 2 इज डिस्कस्ड। अब इसके जो है वो एग्जांपल्स कई सारे हैं, वो मैं शेयर भी कर दूंगा, तो वो जो है वो तुम्हारे गो थ्रू करने हैं इंशाल्लाह प्रैक्टिस के अंदर, आई बी शेयरिंग दोज एग्जांपल्स। मीनवाइल द लास्ट केस इज के इफ द फोर्सेस, अगर हमारे पास जो फोर्सेस हैं वो किसी भी एंगल पे आ जाएं, ना ही पैरेलल हो ना ही परपेंडिकुलर हो, बल्कि रैंडम एंगल्स पे हो, इफ दीज फोर्सेस आर एट रैंडम एंगल्स, इन दैट केस व्हाट हैपेंस, फॉर एग्जांपल कि मेरे पास जो है एक 20 न्यूटन की फोर्स लग रही है, एक 20 न्यूटन की फोर्स लग रही है, और जो है वो एक जो है वो 40 न्यूटन की फोर्स लग रही है। तो इस केस के अंदर, so in that case, if I have another 40 Newton force and the angle in between is unknown, the angle is neither 0 nor 90, मतलब वो ना ही पैरेलल है और ना ही परपेंडिकुलर है, बल्कि रैंडम एंगल है दरमियान में, फॉर एग्जांपल 30 डिग्री है या 60 डिग्री है या 45 डिग्री है, अ रैंडम एंगल इन द मिडल। तो उस केस में हम लोग जो है ना, ऐसे सिनेरियोस का रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकालते हैं? तो उसका तरीका बड़ा सिंपल है। उसके मैग्नीट्यूड और उसके डायरेक्शन दोनों को निकालने के लिए, फॉर बोथ
वी अप्लाई अ सिंगल रूल एंड वी अप्लाई बेसिकली दी हेड टू टेल। यहाँ पे हेड टू टेल रूल से हमारा पूरा काम आ जाएगा, पूरा सारा सॉल्यूशन हमारा हेड टू टेल रूल ही निकाल देगा। शर्त यह है कि आप हेड टू टेल रूल को विद स्केल ड्रॉ करें, विद स्केल ड्रॉ करेंगे तो आंसर हमारा बनेगा। विल बी ड्रॉइंग दी हेड टू टेल रूल विद स्केल, ये हमारी शर्त है कि हम लोग हेड टू टेल रूल विद स्केल अप्लाई करें। अच्छा जी, अब विद स्केल जब हम लोग हेड टू टेल रूल लगाएंगे तो उसका क्या सिनेरियो बनता है उस पर डिस्कशन करते हैं यहाँ पे। लेट्स डू दिस एग्जांपल ओवर हियर। तो फॉर एग्जांपल इफ वी हैव एन ऑब्जेक्ट के जिस पे लग रही है एक फोर्स जो है वो आपकी 20 न्यूटन की, जैसे भी मैंने शो किया फोर्स ऑफ 20 न्यूटन, एंड देन आई हैव अनदर फोर्स ऑफ 40 न्यूटन एक्टिंग ऑन इट, तो मुझे अब इसका रिजल्टेंट निकालना है। और ये दोनों फोर्सेस कीप इन माइंड आपस में जो है वो 90 डिग्री पर नहीं है, किसी रैंडम एंगल पे। देयर इज नो नो रूल अप्लाइंग, जो प्रीवियस रूल हमने पढ़े वो अप्लाई नहीं हो रहे कि परपेंडिकुलर का केस है या पैरेलल का केस है, वो वाला नहीं है। अब ये नया केस है, ठीक है। अब इसमें हमने क्या करना है, हमने लगाना है हेड टू टेल रूल। विल बी अप्लाइंग दी हेड टू टेल रूल, ठीक है। शर्त यह है इस दफा हम लोग विद स्केल लगाएंगे, और विद स्केल लगाने से हमारे पास एक तीर से दो शिकार होंगे, हमारे पास उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों मिल जाएंगे, ठीक है। तो विद स्केल किस तरह से लगाया जाता है कि अब इस दफा जब मैं इस फोर्स को, सबसे पहले एक स्केल सेट बनाऊंगा कि मेरे इस गिवन डायग्राम के अंदर मेरे पास एक गिवन स्पेस होगी पेपर के अंदर, कि मैं चाहूंगा मेरा डायग्राम उस स्पेस के अंदर अंदर बन जाए, उससे ना बाहर निकले, ना बहुत ही छोटा डायग्राम बने ना बहुत ही बड़ा। तो अगर मैं इस स्केल में इस अपनी सॉल्यूशन को इस गिवन स्पेस में सॉल्यूशन निकालना चाहता हूं, तो सबसे पहले मैं एक स्केल सेट रखूंगा कि फॉर मी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 5 न्यूटन। मैंने एक स्केल सेट कर दिया कि हर 1 सेंटीमीटर की जो लाइन में बनाऊंगा अपने डायग्राम में, वो 5 न्यूटन को बेसिकली रिप्रेजेंट करेगी। दैट 1 सेंटीमीटर लाइन वुड बी रिप्रेजेंटिंग अ 5 न्यूटन फोर्स, ठीक है। अच्छा जी, अब मेरे पास ये क्वेश्चन था, दिस इज माय क्वेश्चन। क्वेश्चन मेरे पास यहाँ पे आ गया, दिस इज माय क्वेश्चन। इसका मुझे रिजल्टेंट जो है ना वो रिजल्टेंट फोर्स निकालनी है। व्हाट इज द रिजल्टेंट फोर्स, ये सवाल है। तो बेसिकली मुझे उसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए और मुझे उसकी डायरेक्शन, दोनों चीजें चाहिए। तो अब क्या करूंगा मैं हेड टू टेल रूल लगाऊंगा अकॉर्डिंग टू माई स्केल। बेसिकली कोई एक फोर्स को मैं पहले उठाऊंगा, मेरे पास ऑप्शन है, मैं 20 वाली को पहले उठा लेता हूँ, और दो मैं 40 को भी उठा सकता हूँ। एनी फोर्स आई कैन पिक इट अप एंड आई ड्रॉ इट, ठीक है। मैं किसी एक फोर्स को उठा के और उसको जो है वो मैं यहाँ से उठाया, ठीक है। आई पिक इट अप, यहाँ पे थी, यहाँ से उठा के मैं उसको ले आया यहाँ पे, ठीक है। शर्त यह है कि इसकी लेंथ मैं अपने स्केल के अकॉर्डिंग सेट करूंगा, ना ज्यादा छोटी ना ज्यादा बड़ी। रैंडम ड्राइंग्स तुक्के की बेसिस पे नहीं बनाऊंगा, बल्कि मैं अपने स्केल सेट के मुताबिक, ये जो स्केल सेट है इसको यूज करूंगा। तो इसके मुताबिक 20 न्यूटन, 20 न्यूटन की फोर्स कौन शो करेगा, 20 न्यूटन की फोर्स जो है वो कितने सेंटीमीटर की लाइन शो करेगी। अगर 1 सेंटीमीटर 5 न्यूटन शो कर रहा है, 2 सेंटीमीटर 10 न्यूटन शो करेंगे, तो 4 सेंटीमीटर जो है वो 20 न्यूटन। तो ये जो लाइन की एडजस्टमेंट है, ये मैं 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करूंगा विद अ स्केल। स्केल साथ रख के, स्केल को साथ रख के ये लेंथ में कितनी बनाऊंगा, दिस लेंथ वुड बी ऑफ एग्जैक्टली 4 सेंटीमीटर्स। ये शर्त है पहली मेरी। तो 4 सेंटीमीटर्स बेसिकली 20 न्यूटन को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक हो गया। अच्छा जी, इसको ड्रॉ कर दिया मैंने। उसके बाद जो है इसको थोड़ा सा कर लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे ड्रॉ हो गया। इसके हेड से बेसिकली मैंने इसके हेड टू टेल रूल लगा रहा हूँ ना, तो हेड टू टेल रूल का मतलब है इसके हेड से मैंने दूसरी फोर्स के टेल को जोड़ना है, समवॉट लाइक दिस। दूसरी फोर्स को मैंने उठाना है और उसकी टेल को मैंने 20 न्यूटन वाली फोर्स के हेड से जोड़ना है। तो मेरे पास जो फोर्स बनेगी दैट वुड बी कि मैं इसको यहाँ से उठाऊंगा, ठीक है। और कहाँ पे जोड़ूंगा मैं, टेल और टेल को आपस में मैच नहीं करूंगा, या हेड और हेड को आपस में मैच नहीं करूंगा, बल्कि हेड को टेल से जोड़ूंगा। ये टेल यहाँ पे आके लगेगी, ठीक है। अब ये टेल जब लग जाएगी, अकॉर्डिंग टू माई स्केल दिस लाइन शुड बी ऑफ 8 सेंटीमीटर, दिस लाइन शुड बी 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये 8 सेंटीमीटर की लाइन होनी चाहिए, क्योंकि मेरा 1 सेंटीमीटर 5 न्यूटन है। तो 2 सेंटीमीटर जो है वो 10 न्यूटन होगा, 4 सेंटीमीटर 20 न्यूटन होगा, तो 8 सेंटीमीटर 40 न्यूटन होगा। हमारे रेशो के हिसाब से मुझे ये लाइन कितनी बनानी है, मुझे ये लाइन जो है वो ड्रॉ करनी है ऑफ 8 सेंटीमीटर्स। तो आई बी ड्रॉइंग दिस लाइन ऑफ 8 सेंटीमीटर्स लॉन्ग लाइन। यहाँ पे मैं ड्रॉ करूंगा यूजिंग अ स्केल अगेन। अब मैं जो हेड टू टेल लगा रहा हूँ, देख लो मैं स्केल को यूज करते हुए लगा रहा हूँ। तो ये 40 न्यूटन की लाइन मैंने 8 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट की। अब मेरा यहाँ पे सिस्टम कंप्लीट हो गया, हेड टू टेल रूल खत्म हो गया, और कोई मजीद फोर्सेज मेरे सवाल में मौजूद नहीं है। एक थी वो यहाँ ड्रॉ कर दी, दूसरी थी वो यहाँ ड्रॉ कर दी, कहानी खत्म हो गई, मजीद फोर्सेज नहीं है। इसका मतलब जो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था और जो मेरा एंडिंग पॉइंट है, ये मेरा रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक दिस वुड बी माय रिजल्टेंट
वेक्टर, ये मेरा रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन है। मैग्नीट्यूड अभी भी निकालना है, ये मेरा रिजल्टेंट वेक्टर एफ में यहाँ लिख देता हूँ। रिजल्टेंट फोर्स मेरे पास ये आ गई। स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट हमेशा जोड़ना होता है, कीप इन माइंड, बार बार बोल रहा हूँ, स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट की तरफ हेड टू टेल रूल के डायग्राम में जहां से आपने स्टार्ट किया और जहां एंड किया वहां पे आपका रिजल्टेंट वेक्टर बनता है। अब ये डायरेक्शन आ गई है, अब मुझे इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसके साथ यहाँ से स्केल रखूंगा। मैं स्केल को साथ रखूंगा बिल्कुल। ठीक है, जब मैंने स्केल साथ रखा तो यहाँ से जो है वो बेसिकली स्केल को साथ रखने से जो है वो यहाँ पे मैं रीडिंग नोट करूंगा कि यहाँ से 0 होना चाहिए, और करते 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 फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है वो 11 सेंटीमीटर आ रहा है। सही है, 11 सेंटीमीटर के आसपास वैल्यू आ रही है समहाउ। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरा रिजल्टेंट वेक्टर है वो कितना, उसकी लेंथ कितनी है, इट इज 11 सेंटीमीटर। तो 11 सेंटीमीटर मींस व्हाट, अकॉर्डिंग टू माय स्केल 11 सेंटीमीटर इज बेसिकली इक्वल टू, इफ इफ 1 सेंटीमीटर इज 5 न्यूटन, अगर 1 सेंटीमीटर जो है वो 5 न्यूटन होगा तो 10 सेंटीमीटर 50 न्यूटन होंगे, इसी तरह से 11 सेंटीमीटर 55 न्यूटन। तो हमारा रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू क्या बन जाएगी, आवर रिजल्टेंट फोर्स वुड बी इक्वल टू 55 न्यूटन। तो ये मेरे पास जो है वो मैग्नीट्यूड आ गया, आई गॉट द मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड आ गया मेरे पास। अच्छा जी, सही है, मैग्नीट्यूड आ गया। अब डायरेक्शन, डायरेक्शन भी आ गई, तो दोनों चीजें आ गई, मैग्नीट्यूड भी आ गया और डायरेक्शन भी आ गया। मेरा सवाल सॉल्व हो गया, मैग्नीट्यूड मिल गया, मुझे 55 आंसर है, और डायरेक्शन इसकी ये डायरेक्शन है, दिस इज माई डायरेक्शन। ठीक है, कीप इन माइंड अगर एग्जामिनर एंगल मांग लेता है, वो कहता है व्हाट इज द एंगल विद द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल अगर मैं यहाँ बनाता हूँ डॉटेड लाइन में तो दिस इज द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल अगर मांग रहा है, ये वाला एंगल मांग रहा है, तो चूंकि हमने स्केल ड्राइंग की है, हमने स्केल ड्राइंग की है, तो मैं इस एंगल को डी के मदद से फाइंड आउट कर सकता हूँ। आई कैन यूज टू फाइंड आउट दिस थीटा, आई कैन यूज अ प्रोट्रैक्टर, डी जैसे कहते हैं ज्योमेट्री के तौर पे, मैं उसको यूज, क्योंकि अब मैं हर चीज ज्योमेट्री से सॉल्व कर रहा हूँ। मेरा यहाँ पे सॉल्व करने का जो प्रोसीजर है वो है ही ज्योमेट्री से, मतलब स्केल से और रेशो से प्रॉपर परफेक्ट ड्राइंग्स ड्रॉ कर रहा हूँ। तो इसका मतलब ये परफेक्ट ड्राइंग है, इसका मतलब ये एंगल भी एक्यूरेट है, तो आई कैन डायरेक्टली मेजर दिस एंगल यूजिंग अ डी। मैं यहाँ पे डी रख के इसको मेजर कर सकता हूँ। यहाँ पे जो है मैं इस तरह से डी रखूंगा, और ये जो भी एंगल बनेगा ये वाला, ये एंगल मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल ये 15 डिग्री आ रहा है, तो इसका मतलब ये 15 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल है, तो 59 न्यूटन एट 15 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। ये मेरा आंसर कंप्लीट हो जाएगा, जहां डायरेक्शन और जो है वो मैग्नीट्यूड दोनों चीजें आ जाएंगी। बात समझ आ रही है? तो विद स्केल हेड टू टेल रूल अगर मैं अप्लाई करूंगा, तो इस केस से मेरा केस नंबर 3 सॉल्व हो जाएगा, जहां ऐसी फोर्सेज आ जाए जिनके अंदर बीच में एंगल हमें ना पता हो। कीप इन माइंड इस स्टेप्स, इस ये काम करने से जो है ना वो तीनों केसेस सॉल्व हो सकते हैं। कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, यही विद स्केल ड्राइंग से, विद स्केल हेड टू टेल रूल अप्लाई करने से, मतलब यहाँ भी मैं एक और वर्ड लिख देता हूँ, ज्योमेट्री को यूज करने से, ज्योमेट्री मतलब स्केल वगैरह को यूज करने से, ज्योमेट्री के यूज से मैं ये केस तो सॉल्व कर ही लूंगा, केस नंबर 3 तो हो ही जाएगा, केस नंबर 2 भी इससे हो सकता है, 1 भी इससे हो सकता है, बस टाइम ज्यादा लगेगा। ऑफ कोर्स 1 को सॉल्व करने के लिए इतनी ड्राइंग्स करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा आंसर निकाल सकते हैं। 2 के लिए आप सीधा सीधा कैलकुलेशंस कर सकते हैं। लेकिन अगर एग्जामिनर कीप इन माइंड सवाल में कहता है, अगर ये वाला केस दे देगा, फॉर एग्जाम्पल दो फोर्सेज एक ऑब्जेक्ट पे लग रही हैं, आपस में परपेंडिकुलर है, लेकिन एग्जामिनर वर्ड इस्तेमाल करता है इस डायग्राम के क्वेश्चन के बाद नीचे वर्ड इस्तेमाल करता है, यूज अ स्केल डायग्राम टू सॉल्व। तो इसका मतलब आपने जो यहाँ पे अभी हमने सीखा रिसेंट, अभी जो हमने काम किया स्केल को यूज करते हुए, वो वाला काम यहाँ पे अप्लाई करना है। फिर आपने कैलकुलेशंस नहीं करनी। तो एग्जामिनर खुद कहेगा ना यूज अ डायग्राम या यूज अ वेक्टर डायग्राम या यूज अ स्केल डायग्राम, तो इसका मतलब हमने जो अभी रिसेंट लास्ट काम किया वो वाला काम हमने यहाँ पे अप्लाई करना है। हमने कैलकुलेशंस पाइथागोरस थ्योरम वगैरह वो अप्लाई नहीं करने। वो जब करने अप्लाई जब एग्जामिनर आपको ऑप्शन दे, वो ये ना कहे, आपको बाउंड ना करे कि आपने स्केल डायग्राम इस्तेमाल करनी, बल्कि आपको ऑप्शन दे दे कि आप जैसे मर्जी बस कैलकुलेट करके दो, तो फिर आप सीधा सीधा फॉर्मूला से एक्यूरेट आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन से। लेकिन अगर वो बाउंड कर दे कि आप एक स्केल डायग्राम ड्रॉ करके अपना आंसर निकालें, एक वेक्टर डायग्राम ड्रॉ करके आंसर निकालें, तो फिर वही सारा सीन, सबसे पहले आपने स्केल सेट करना है कि माई 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट्स फॉर एग्जांपल 10 न्यूटन, इसका एक नंबर मिलेगा तुम्हें। फिर परफेक्ट ड्राइंग करने का, हेड टू टेल रूल सही तरह से अप्लाई करने का, रिजल्टेंट फोर्स की लेंथ निकालने का, उसको स्केल में पुट करने का, बाकी 2-3 नंबर मिल जाएंगे, तो 4 मार्क्स का इस तरह का एक सवाल आ जाएगा। ठीक है, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस। और इस तरीके से आपका स्केलर्स और वेक्टर्स का जितना कॉन्सेप्ट है सारा एडिशंस का, वो सब इन तरीकों से सॉल्व हो जाता है। देयर आर नो अदर मेथड्स या नो अदर क्वेश्चंस दैट वुड बी इन योर सिलेबस। यही डिफरेंट सिनेरियोज होंगे, इनको इस तरह से अप्लाई करके आंसर सॉल्व करने हैं। सो दैट्स इट।